हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में लेटेराइट सॉइल तक। हम लोगों ने लेटेराइट सॉइल तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एरिड सॉइल से स्टार्ट करेंगे। एरिड सॉइल्स नाम से ही देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा कि एरिड सॉइल, एरिड क्या होता है आपका, वैसा जहाँ की सूखा होता है, बंजर होता है, तो वहाँ पर का सॉइल, तो ऑब्वियसली वहाँ पर का सॉइल तो ज़्यादा आपका क्या होगा, मॉइस्चर नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, सूखा है। सो एरिड सॉइल्स रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल का रेंज यानी उसके कलर अपियरेंस कैसे होते हैं आपके, रेड टू ब्राउन होते हैं। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। ये क्या होते हैं, इसके जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, सैंडी होता है। ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, मॉइस्चर कम होती है, तो इसके टेक्सचर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रेगिस्तान मतलब बालू की तरह के होते हैं आपके। एंड सैलाइन इन नेचर, और वो क्या होते हैं, नेचर में सैलाइन होते हैं। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज़ ऑब्टेन बाय इवापोरेटिंग द वाटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ एरिया में ऐसा है कि साल्ट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। जहाँ पे हम लोग देखा कि सलाइन इन नेचर, यानी कि नेचर में तो सलाइन होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह क्या होते हैं, साल्ट कंटेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिससे हम लोग कॉमन साल्ट भी क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। एक बेनिफिट ये हमें दे रहा है, ये एरिड लैंड होने के एरिड सॉइल है, लेकिन इसके बावजूद इससे हम लोग क्या, इसके नेचर में सलाइन नेचर है इसका, जिसके कारण से हमें कॉमन सॉल्ट क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द इवापोरेटिंग प्रोसेस के जरिए। Due to the dry climate, high temperature, evaporating is faster and the soil लैक्स ह्यूमन एंड मॉइस्चर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली एरिड सॉइल है जहाँ पे सूखा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा, ड्राई क्लाइमेट होगा, और टेम्परेचर कैसे होंगे, हाई होंगे। तो वहाँ पर इवापोरेशन क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती है। एक तो वहाँ पे पानी आते नहीं है, और पानी अगर अभी मतलब कि आए भी तो वो जल्दी से क्या होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, ड्यू टू द क्लाइमेट आपका क्या होता है, ड्राई होता है और टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण से उसमें उस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है एंड मॉइस्चर की कमी होती है, दोनों की क्या होती है, लैक होती है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन्स रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों ने देखा कि उसका नेचर कैसा था, उसका टेक्सचर कैसा था। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे एरिड सॉइल्स के हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, कंकर्स मिलेंगे, यानी कंकड़ ऑक्यूपाइड होते हैं, और वो कंकड़ क्या क्या होते हैं आपके, इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं। कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा बढ़ने को मिलता है, यानी कि ये जो कंकड़ है आपके किस चीज़ के बने होते हैं, ये जो होते हैं कैल्शियम कंटेंट्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे तो उसी तरह से हमें क्या मिलेंगे, कैल्शियम कंटेंट इंक्रीजिंग मिलेंगे। जो कैल्शियम कंटेंट के कंकड़ है वो इंक्रीज होते जाएंगे। ये कंकड़ क्या करते हैं, द कंकड़ लेयर्स फॉर्मेशंस इन द बॉटम हॉरिजन्स रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। मीन्स टू से कि जैसे कि आपको ये कंकड़ है, तो ऑब्वियसली एरिड सॉइल से यहाँ पे पानी की कमी है, ह्यूमिडिटी की कमी है, ह्यूमस नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, ड्राई क्लाइमेट है, टेम्परेचर हाई है। ये सारे रीजन्स के बाद जो आपका ये क्या एक सेकेंड लेयर है, जैसे कि हम लोगों ने सॉइल का लेयर पढ़ा था, पैरेंट रॉक, सब सॉइल, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो हमारा एक तरह से ये क्या है, यहाँ पर का ये पैरेंट रॉक है, जो कंकड़ वाला ऑक्यूपाइड एरिया, वो क्या एक तरह का हमारा पैरेंट रॉक है, जिसके ऊपर क्या है, एरिड सॉइल्स बिछा हुआ है। तो पैरेंट रॉक क्या है, ऑलरेडी सूखा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े कंकड़ हो रहे हैं, जो डिस्प्लीट हो रहे हैं बड़े बड़े कंकड़ में। कैसे बन रहे हैं, जो हमारा एरिड सॉइल है वही क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, टूट रहा है, दरारें आ रहे, फट रहा है, उसके कारण क्या हो रहे हैं, कैल्शियम कंटेंट के कंकड़ बड़े बड़े बने जा रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग जैसे ही हम लोग देखते होंगे, कभी भी सैंड आप बालू पे कभी भी या रेगिस्तान वाले एरिया में पानी अगर डालने की भी कोशिश करते हो, तो वो क्या था, वो तुरंत नीचे चला जाता है, और विद इन अ सेकेंड वो क्या होता है, फिर से वो सैंडी टेक्सचर वापस आ जाता है। मीन्स टू कि आप उसमें पानी भी दोगे तो उस पानी को होल्ड करने के लिए उस मिट्टी में ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो उस पानी को होल्ड करके रखे। अगर आप ऐसा नहीं, अगर ये इसके कारण से क्या होता है, उस मिट्टी में वो कभी भी कल्टीवेशन नहीं हो पाएंगे। ऑब्वियसली जब हम कोई भी प्लांट लगाएंगे उस सॉइल में, सो वहाँ पे होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए कि कुछ टाइम तक तो क्या कर सके, वो पानी को होल्ड कर सके। लेकिन जब से ही हम लोग पानी डालते हैं वो क्या होता है, तुरंत नीचे चला जाता है, वो
और जल्दी से इवापोरेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही केस है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ह्यूमिडी ड्राई क्लाइमेट है और टेम्परेचर हाई होता है कि पानी विद इन अ सेकेंड क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है एंड होल्डिंग कैपेसिटी इस मिट्टी में नहीं होती है। बट ये ऐसा इस मिट्टी का क्या है, इस मिट्टी के पास ऐसी कैपेसिटी है, आगे देखते हैं हम लोग पहले। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, इस मिट्टी पे क्या कल्टीवेशन हो सकता है, तो इसका आंसर आपको क्या देना है, हाँ इस मिट्टी पे कल्टीवेशन हो सकता है। आपने भी देखा कि मिट्टी पे हम लोगों ने पानी डाला तो वो सोख लिया, ये अच्छे से क्या होता है होल्ड नहीं कर पाते, बट फिर भी यहाँ पे इरिगेशन कैसे होगा, तो विद द प्रॉपर इरिगेशन, यानी हम लोग जैसे कि प्रॉपर तरीके से उस मिट्टी को बार बार अगर हम क्या करेंगे मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे तो एक टाइम तक क्या होगा, मिट्टी पूरी तरह से क्या होगी, मॉइस्चर हो जाएगी एंड उसके पास वो न्यूट्रिएंट्स भी आने लगेंगे, जिसके कारण वो क्या कर सके, मिट्टी को होल्ड पानी में मिट्टी में पानी होल्ड करके रख सके। तो इस तरह से क्या हम इस पे क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सॉइल क्या है आपका, फॉरेस्ट सॉइल। ये आपका लास्ट क्लासिफिकेशन है, ये नाम से ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, फॉरेस्ट सॉइल यानी वैसा सॉइल जो कि कहाँ पाया जा रहा है, फॉरेस्ट में पाया जा रहा है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ये कहाँ पाए जा रहे हैं, हिली एरियाज़ में पाए जा रहे हैं और माउंटेनियस एरियाज़ में, यानी माउंटेन वाले एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट सॉइल। और यहाँ पर क्या होते हैं, रेन फॉरेस्ट और सफिशिएंट रेन होते हैं इस फॉरेस्ट में, यानी कि यहाँ पानी की कमी नहीं होती है और ये बेसिकली कहाँ होते हैं, माउंटेन वाले रीजन में होते हैं, इसलिए इसको माउंटेनियस सॉइल भी बोला जाता है। यानी माउंटेनियस सॉइल्स या फॉरेस्ट सॉइल दोनों एक है क्योंकि ये माउंटेन में पाए जाते हैं आपके। अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट, यहाँ पे द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। अब बोल रहा है यहाँ का टेक्सचर कैसे डिपेंड है, तो यहाँ आपका टेक्सचर किस पे डिपेंड होता है, जहाँ पर वो उसका फॉरेस्ट सॉइल हो, यानी फॉरेस्ट सॉइल कहाँ होंगे, माउंटेन वाले रीजन में, तो वो वहाँ का इन्वायरमेंट यानी माउंटेन के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वहाँ का टेक्सचर कैसा बनेगा। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन दी वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप्स। अब हो रहा है कि यहाँ पर का जो सॉइल है यहाँ पे दो तरीके से हमें मिलती है। जो वैली साइड्स के में हमें क्या मिलती है, लोमी एंड सिल्टी टाइप के सॉइल मिलते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है ये लोमी साइड्स क्या है, तो थोड़ा सा एक पॉइंट समझने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। लोमी साइड्स जैसे कि ये हमारे कहाँ मिलते हैं, माउंटेन वाले रीजन में हमें ये फॉरेस्ट सॉइल मिलते हैं। तो फॉरेस्ट सॉइल मिलने के कारण हमें यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि वैली साइड्स होते हैं, वैली किसको बोलते हैं, जो माउंटेन के बीच से आपका क्या होता है, रास्ता निकलता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर भी मिट्टी कहाँ से आएगी, ये आपके टॉप सॉइल क्या होंगे, कट हुए होंगे, इरोडेड हुए होंगे, देन ये स्लाइडली होके यहाँ पे जमा हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके लोमी एंड सिल्टी टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। लोमी एंड सिल्टी टाइप मीन्स इन द सेंस ऑफ कि इसमें ज़्यादा आपके मिट्टी का जो कंटेंट होगा, जो आपका मिट्टी का क्वालिटी होगा वो बेटर होगा। और क्या बोला गया यहाँ पे, एंड कोर्स ड्रेन्ड इन दी अपर स्लोप्स। और अपर स्लोप्स में कैसे होंगे, कोर्स ड्रेन्ड, यानी कि सूखे होंगे और बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे और ज़्यादा आपका क्या होगा, मिट्टी में आपका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस एरिया में नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों, फॉरेस्ट सॉइल तो आपके माउंटेन वाले ही रीजन में होते हैं, तो नीचे वाले वैली साइड में ज़्यादा लोमी एंड सिल्टी टाइप के क्यों होते हैं और ऊपर कोर्स एंड ग्रेड क्यों होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे से मिट्टी जो आपका जो यहाँ पर लोमी साइड में आया वो कैसे आया, ड्यू टू दी क्लाइमेट चेंजेस के कारण क्या हुआ, यहाँ पर से आपका क्या हुआ, अपर साइड से पत्थर क्या हुए, इरोडेड हुए। इरोडेड कैसे होंगे, तो बहुत सारे रीज़न है, आपके विंड रिस्पॉन्सिबल है, रेन रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंजेस रिस्पॉन्सिबल है, क्या होता है, तो ये बार बार क्या होता है, अफेक्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्टाइल सॉइल यहाँ पे ज़्यादा देर टिकते नहीं है। जब भी फर्टाइल होते हैं वो क्या होता है, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस या कोई भी अदर कंडीशंस के कारण, चेंजेस के कारण यहाँ से इरोडेड होते हैं। तो जो भी फर्टाइल टाइप के वो क्या होंगे, वापस नीचे चले जाएंगे वैली साइड में। तो यहीं पे क्या पाए जाते हैं, मेनली लोमी एंड सिल्टी टाइप के सॉइल पाए जाते हैं एंड कोर्स ड्रेन टाइप के आपके अपर स्लोप्स में पाए जाते हैं।
In the snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. क्या बोल रहा है? In the snow-covered areas, यानी हिमालय मोस्टली क्या होते हैं आपके स्नो कवर्ड होते हैं, तो स्नो कवर्ड तो ये सॉइल यहाँ पर के सॉइल क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या फेस करते हैं? डेन्यूडेशन को फेस करते हैं एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस एंड कंटेंट. यानी डेन्यूडेशन मीन्स आपका वहाँ पे क्या फेस करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि इरोजन फेस करते हैं, इरोडेड हो जाता है, हमेशा चेंजेस को फेस करते हैं. अपर साइड जो स्नो कवर्ड एरिया है वो हमेशा क्या फेस करेंगे, चेंजेस को फेस करेंगे, तो वो ज़्यादा डेन्यूडेशन को फेस करते हैं और उनमें क्या होती है, ह्यूमस की कंटेंट भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है. The soils found in the lower part of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. अब क्या बोल रहा है, जो लोअर पार्ट में, वैली के लोअर पार्ट में आपको जो सॉइल पाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, रिवर टेरेसेस के द्वारा एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल. अब यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले एक थोड़ा सा और डायग्राम देख लीजिए. जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपके मोस्ट आपका लोमी एंड सिल्टी टाइप के सॉइल पाए जाते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, फिर ये स्नो कवर्ड एरिया जो होते हैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डेन्यूडेशन या चेंजेस और लो ह्यूमस आपको मिलते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं. और स्नो एरिया है, सो यहीं पर से आपका क्या होता है, रिवर भी फ्लो करते हैं. तो जब ये रिवर फ्लो करते हैं तो यहाँ से आपके क्या होते हैं, ये सारे लोमी और सिफ्टी वाले एरिया को क्या करते हैं, बहा कर भी अपने साथ ले जाते हैं. ऑब्वियसली ये काम है, रिवर का नेचर है. सो यहाँ पर से तो वो लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर से जितने भी सेडिमेंटेड पार्ट्स को वो लेके जा रहे हैं रिवर टेरेसेस के द्वारा, तो वो एलुवियल फैंस किसको बोलते हैं. एक यहाँ पे पॉइंट था आपका, एलुवियल फैंस आर फर्टाइल. तो एलुवियल फैंस होते कहाँ, तो एलुवियल फैंस कुछ नहीं है, एक नैरो चैनल है जो आपके माउंटेन के बीच से आपका क्या होता है, रिवर जो फ्लो करता है वहाँ पर का एरिया जो होता है उसको एलुवियल फैंस बोलते हैं. एलुवियल फैन यहाँ पर का मिट्टी, यहीं पर से आप क्या कर रहे हो, रिवर्स के द्वारा मिट्टी आप लेके जा रहे हो, तो यहाँ पर का मिट्टी ऑब्वियसली क्या होगा, मोस्ट फर्टाइल ही होगा ना. क्या होगा, मोस्ट फर्टाइल ही होगा. तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एलुवियल फैंस आर फर्टाइल. तो यहाँ पे जो एलुवियल फैंस होते हैं वो फर्टाइल होते हैं. इसका आप पिक्चर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं एलुवियल फैंस का. आप देखोगे कि बहुत सारे जो मिट्टी कटाव करके लेके वहाँ पे से वैली साइड से आपका लेके जा रहा है रिवर के द्वारा, तो वहाँ पे साइड वाला एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, उपजाऊ होता है. तो यहाँ पे तो ये हुआ हमारा टाइप क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल हम लोगों ने देखा. अब हम लोग देखते हैं सॉइल का क्लासिफिकेशन. हम लोगों ने देख लिया कि सॉइल पाए कहाँ जाते हैं, कैसे बनते हैं और उसका क्या नेचर है, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया. अब यहाँ पे 2 पॉइंट आता है, सॉइल का इरोजन एंड सॉइल का कंजर्वेशन. अब सॉइल क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या है एंड सॉइल कंजर्वेशन क्या है. तो ये तो आपको पता होगा इरोजन क्या होता है एंड कंजर्वेशन क्या होता है. तो सॉइल इरोजन होता कैसे कैसे है वो देखते हैं हम लोग सबसे पहले, यानी सॉइल कैसे इरोड होता है. तो द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वाशिंग डाउन इन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन. यानी कोई बोलेगा कि सॉइल इरोजन होता है क्या, तो जो सॉइल का कवर होता है, यानी जो हमारा अपर लेयर सॉइल होता है, मोस्टली जो फर्टिलिटी होती है वो अपर लेयर में ही होती है ना सॉइल का. तो जो सॉइल कवर होते हैं उसमें हमेशा क्या होता है, डेन्यूडेशन होता है, यानी हमेशा इरोजन होते रहता है. हमेशा क्या होता है, वाशिंग डाउन होते हैं, यानी हमेशा धूल बहाव की तरह या किसी भी कारण से क्या होता है, अपर लेयर क्या होता है, कट जाता है. तो उसको हम लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं, सॉइल इरोजन में डिस्क्राइब करते हैं. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन सिमिल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉइल का इरोजन एंड सॉइल का फॉर्मेशन, ये नेचर का प्रोसेस है, ये हमेशा होते रहता है. कभी सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये दोनों क्या होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, टाइम फैक्टर है. सॉइल का इरोजन ईजिली हो जाता है आपका, उसमें कोई भी ज़्यादा बड़ा करना नहीं पड़ता, जबकि सॉइल फॉर्मेशन बनने में बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो सॉइल का फॉर्मेशन आपका क्या होना चाहिए, आपका ज़्यादातर होना चाहिए और ज़्यादा दिन तक टिकना चाहिए रैदर देन आपका सॉइल का इरोजन. तो सॉइल इरोजन हम ज़्यादा करेंगे और सॉइल इरोजन ईजिली हो जाता है. आपको आगे बताएंगे कैसे होता है, बट यहाँ पे ये कि सॉइल का इरोजन और सॉइल का फॉर्मेशन दोनों क्या है, ऐसा आप एकदम कंट्रोल नहीं कर सकते. सॉइल का इरोजन एकदम नहीं होगा. तो दोनों क्या नेचर के द्वारा हैपन होता है और ये होते रहता है. लेकिन क्या होता है,
आपका क्या है, आर्ट जनरली होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, बैलेंस होती है, बैलेंस होती है, नेचर बैलेंस बनाकर चलता है। लेकिन वी आर द ह्यूमंस, जो हम लोग क्या करते हैं इसमें डिस्टर्बेंस लाते हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो सॉइल का इरोजन एंड सॉइल का फॉर्मेशन है, दोनों क्या होते हैं, जनरली होते रहते हैं और इनमें बैलेंस भी होते हैं। लेकिन समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, लेकिन ये बैलेंस भी हम लोग को डिस्टर्ब करना ही है। अब गलत काम जल्दी होता है एंड अच्छा काम ज़्यादा लेट से होता है, तो यहाँ पे भी बात वही है। सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा देते हैं, जबकि सॉइल इरोजन होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। सो यहाँ पे भी ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। जैसे कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ के कारण सॉइल इरोजन होता है, तो यहाँ पे देखिए डिफॉरेस्टेशन के कारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण एंड माइनिंग के कारण। अब बोलोगे डिफॉरेस्टेशन के कारण कैसे होता है, तो डिफॉरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग के कारण कैसे होता है, तो पेड़ जो होते हैं हमारे, डिफॉरेस्टेशन मतलब तो समझ में आता होगा ना, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी ट्रीज़ के कट जाना। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं वो उनके जो जड़ें होते हैं, रूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, यानी पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण से कभी भी अगर तेज़ हवा हो या वाटर का फ्लड आ रहा हो, तो वो क्या होता है, मिट्टी को बहा कर नहीं ले जा सकते, क्योंकि मिट्टी को कोई पकड़ के रखा है। अब आप यही देखो, किसी चीज़ को आप पकड़ के रखोगे तो वो उड़ेगी नहीं, उसी तरह से आप छोड़ दोगे तो वो चीज़ उड़ जाती है, कोई भी चीज़। तो वो क्या होता है, आपको उसी तरह से ये भी है कि आपका जो प्लांट है या ट्रीज़ है, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। कैसे पकड़ के रखते हैं, तो रूट के ज़रिए। उसी तरह से आप कभी देखते होंगे कि कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, ग्रास उगे हुए रहते हैं, तो ग्रास का भी काम क्या है, ग्रास के भी तो रूट्स होते ही है ना, तो वो भी मिट्टी को पकड़ के ही रखते हैं। तो एक तो आप बड़े बड़े ट्रीज़ को काट रहे हो, तो उसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। फिर आप एनिमल्स को जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ दिए, तो वो क्या हो जाता है, ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, जिसके कारण से ये घास खा जाते हैं, तो फिर भी मिट्टी का जो पकड़ना होता है वो नहीं होता है। तो इसके कारण से भी क्या होते हैं आपके इस सॉइल की इरोजन होते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन, आप जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगा वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, फिर माइनिंग, खुदाई करो, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण सॉइल का क्या होता है, इरोजन होता है। वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। अभी सिर्फ ह्यूमन के कारण ही सॉइल इरोजन नहीं होते। यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि सॉइल का फॉर्मेशन एंड सॉइल का इरोजन दोनों क्या होते हैं, चलते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। जब ह्यूमन भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे तभी, तो यहाँ पे ह्यूमंस के जरिए तो हो ही रहा है डिस्टर्बेंस सॉइल इरोजन में, रादर देन आपके नेचर के जरिए भी क्या होता है, कुछ फोर्सेस के जरिए भी क्या होता है, नेचर के जरिए सॉइल का इरोजन होता है। जैसे विंड रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लेशियर रिस्पॉन्सिबल होता है एंड वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है। देखते हैं आगे कैसे कैसे होता है। तो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। अब क्या हो रहा है, जो रनिंग वाटर क्या करता है आपका, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जो क्लेई सॉइल्स में एक डीप एज अ चैनल एज गलीज। यहाँ पे अब गलीज की बात बोली गई कि गलीज क्या है एंड यहाँ पे वाटर कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के इरोजन में। तो जब वाटर क्या होते हैं, आपका क्या होता है, वाटर जब फ्लो होके आते रहते हैं स्पीड में, तो वो क्या करते हैं, कुछ सॉइल्स के बीच में क्या होता है, हमेशा एक ही जगह से आप क्या करोगे, पानी का बहाव करोगे, तो वो क्या होंगे, आपको क्या होंगे, सॉइल में क्या करेंगे, कट लगाएंगे और वो क्या करेंगे, एक चैनल बना लेंगे अपने, और उसके बाद क्या करेंगे, वो सॉइल को तोड़ने लगेंगे, जिसके कारण से क्या, एक तो सबसे पहले वो अपर पार्ट को हमेशा रनिंग वाटर क्या होंगे, इरोड करके हमेशा लेते जाएंगे। फिर वो हमेशा रनिंग वाटर है उस जगह से, तो वो क्या करेंगे, उस जगह क्या करेंगे, पतला सा एक चैनल बना लेंगे। वही चैनल से फिर क्या करेंगे, और भी बाकी जितने भी आपके फर्टिलिटी या आपका सॉइल का पार्ट होगा, वो क्या करेंगे, लेके बहाव के लेके जाएंगे। तो ये कहलाता है हमारा गली इरोजन। यहाँ पे आपका पिक्चर दिया हुआ है बुक में, देखिए, जैसे कि यहाँ पे से क्या किया गया, चैनल्स बना दिए गए और यहाँ पे से सारे वाटर क्या कर रहे हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को यानी कि इरोजन करके लेके जा रहे हैं। तो यही आपका क्या है, गली इरोजन है। And makes deep channels as gullies, the land becomes unfit for cultivation and it is known as bad land. Obviously यहाँ पे क्या होगा, अब cultivation के लिए ये land रहा नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, bad land भी बोला जाता है। In the Chambal basin, such lands are called ravines. In Chambal basin में इसको क्या बोला जाता है, ravines बोला जाता है। Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such case, the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. गली इरोजन हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, वाटर, रनिंग वाटर क्या करता है, चैनल्स बना लेता है
मिट्टी के बीचों में से, और उस चैनल से क्या करता है, पानी के बहाव से सारे इरोडेड पार्ट को लेके बहा के चला जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट आया सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या करता है, यहाँ पे भी क्या होता है, वाटर के जरिए ये इरोजन होता है। तो वाटर जब भी क्या होता है, पानी जब आता है तो पूरा ये बहाव लेके जाता है, यानी ये पूरा मान लेते हैं तो ये पूरा बहाव आया, और ऊपर अपर पार्ट ही हमारा क्या होता है, फर्टिलिटी वाला पार्ट होता है, अभी मैंने बताया। तो ये क्या करता है, पूरा अपर सीट को क्या करता है, पूरा उस अपर सीट को बहा के लेके चला जाता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वास्ड अवे। इन केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में कि जो टॉप सॉइल होता है आपका, वो क्या करता है, उसको बहा के लेके जाता है, इसलिए इसको सीट इरोजन बोलते हैं। ये तो था वाटर के जरिए इरोजन कैसे होता है। अब देखते हैं विंड के जरिए कैसे इरोजन होता है। तो विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। ऑब्वियसली विंड क्या करता है, विंड के जरिए भी क्या होता है, तो जहाँ पे आपका लूज सॉइल होगा, लूज सॉइल मीन्स जहाँ पे आपका कोई भी सॉइल को पकड़ के नहीं रखा होगा, या आपका स्लोपिंग में होगा जैसे पहाड़ वगैरह, तो ईजिली क्या होंगे, विंड चलेंगे तो तुरंत आपका क्या होगा, स्लोप के जरिए किसी के जरिए वो इरोडेड हो जाएगा। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू defective methods of farming, plowing in a wrong way, that is up and down the slope form channels for the quick flow of water leading to soil erosion। यहाँ पे wind erosion देखे, soil erosion और भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि गलत तरीके से फार्मिंग करने का। अब फार्मिंग भी आपके गलत तरीके से कैसे, जैसे कि अब क्या है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अब ऐसा फार्मिंग कीजिए ताकि आपका क्या हो कि आपका जो सॉइल पार्ट है वो कम से कम इरोडेड हो सके। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग। अब ऐसा जगह आप पानी का धारा बना दिए इरिगेशन करने के लिए, जहाँ से क्या हो, स्लोप में, तो वो स्लोप क्या करेगा, वो ईजिली क्या करेगा, सारे जो टॉप लेयर का सॉइल होगा वो इजीली कट डाउन करके वाश करके लेके चला जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा इरिगेशन से करने से पहले कि किस साइड हमको इरिगेशन, किस तरीके से इरिगेशन करना है, जिससे हमें कम से कम सॉइल को अफेक्ट करके हम कल्टीवेशन कर सके। तो इस तरह से सॉइल इरोजन आपके ये फैक्टर्स देख लिए कि बहुत सारे फैक्टर्स आपने देख लिए कि सॉइल इरोजन कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके वाटर के जरिए कैसे हो सकते हैं, विंड के जरिए एंड रॉन्ग फार्मिंग के जरिए। अब यहाँ से आपका है कि सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। इरोजन तो देख लिया हम लोगों ने, कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो प्लॉइंग अलॉन्ग द कॉन्टोर लाइन्स कैन डीएसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड कंटोर प्लॉइंग। बोल रहा है जो आपका जो आप जैसे कि आपका जो कभी भी कल्टीवेशन कर रहे हो तो वो क्या करो, एक लाइन से करो जिससे क्या हो, सारे सॉइल को हो कंटोर लाइन यानी बाइंड हो, सॉइल को क्या कर सके, बांध कर रख सके और कम से कम क्या हो, इरोजन हो सके। जैसे कि बहुत सारे ऐसे इसके प्रोसेस हैं जिसके कारण से हम लोग सॉइल को इरोजन को रोक सकते हैं, यानी कल्टीवेशन प्लॉइंग करके हम लोग कैसे हम लोग रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपका टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग क्या होता है वो देखिए। स्टेप कैन बी कल्टीवेशन, स्टेप कैन बी कट आउट ऑफ द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। यहाँ पे थोड़ा सा गिच पिच है, यहाँ पे पेन से यूज़ किया, बट यहाँ पे हम समझाते हैं आपको टेरेस फार्मिंग क्या होता है। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, इस तरह से होता है, यानी समथिंग साइड सीढ़ी के जैसा होता है। जैसे कि टेरेस फार्मिंग के कारण क्या होता है, जब से स्लोप में होता है तो आप क्या करोगे, आप अपर पार्ट में आपने मान लीजिए आप टेरेस फार्मिंग नहीं कर रहे, नॉर्मल आप क्या करो, हिली एरियाज में फार्मिंग कर रहे हैं अपर पार्ट में। सो क्या होगा, वहाँ पे आपने देखा अभी कि जल्दी हो जाता है, तो वहाँ पे से ईजिली क्या होगा, जो होगा डेन्यूडेशन ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, अगर होंगे भी अपर पार्ट में, तो अगर कोई फ्लो करके भी लेके जा रहा है विंड या वाटर, तो क्या होगा, नेक्स्ट लेयर पे लेके जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर नेक्स्ट लेयर पे लेके जाएगा। इस तरह से क्या होगा, आपका सॉइल का इरोजन रुक जाएगा। सेकेंडली आपका टेरेस फार्मिंग है, प्लांट्स लगा रहे हो आप, तो उसमें क्या हो रहा है, आपने सॉइल को बाइंड करके रखा है, ईजिली आपका सॉइल आपका क्या होगा, इरोजन नहीं होगा। तो टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस की तरीके से होता है जिसमें आप लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, सीढ़ी की तरह आपके फार्मिंग किए जाते हैं, जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉइल को इरोजन को रोक सकते हैं। जैसे कि आपका कहाँ होते हैं, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। जहाँ कि आपका कहाँ ये होते हैं, हिमालय वाले रीजन में ज़्यादा होते हैं, एंड वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयज बहुत ही डेवलप है इस मामले में। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. Strips of grass are left
टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब दूसरा क्या है आपका स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग में क्या होता है, आपके बहुत ही बड़े जो आपका फील्ड है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, एक छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स में बांट दिया जाता है। उस स्ट्रिप्स में क्या किया जाता है, ग्रास को उगाए जाते हैं, जिसके कारण से क्या हो, आपका जो बाकी जैसे कि आपने कल्टीवेशन लगा तो कहीं कहीं आपका सॉइल छूट जाता है ना, तो उस पतला पतला स्ट्रिप बना दिया गया ताकि आप क्या कर सके, उस सॉइल को क्या कर सको, बांध करके रख सको, बाइंड करके रख सको। तो उससे क्या होगा, आपका सॉइल का कंजर्वेशन होगा। तो इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। फिर आपका क्या है नेक्स्ट, दिस ब्रेक्स अप टू द फोर्स ऑफ द विंड। ये क्या करता है, विंड के फोर्स को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग या स्ट्रिप फार्मिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter belt. अब यहाँ नेक्स्ट है आपका shelter belts फार्मिंग। यानी shelter belt फार्मिंग में क्या होता है, इस फार्मिंग में आप क्या करते हैं, प्लांट यानी कि सारा आपका क्या है, प्लांटिंग तरीका है आपकी कल्टीवेशन या क्रॉप का कैसे ग्रो करते हो, सारे तरीके हैं जिसके कारण से आप सॉइल को इरोज कर सकते हो। टेरेस फार्मिंग में क्या था, आपके टेरेस के तरीके से आप फार्मिंग करो ताकि आप कम से कम सॉइल को रेड कर सको। स्ट्रिप में आप क्या था, बिटवीन गैप के बिटवीन क्रॉप्स के बिटवीन जो गैप होती है उसमें आप क्या कर सको, ग्रास को उगा सको, जिसके कारण से वो विंड के ताकत को रोक सके। एंड इसमें भी क्या है आपका शेल्टर वेल्ट में भी क्या है आपका वो इसी तरीके से है कि आप क्या कर सको, प्लांट शेल्टर की तरह, यानी कि एक लाइन से क्या कर सको, पूरा ट्री को लगाते जाओ लाइन से और एक क्रिएट करो शेल्टर, पूरे लाइन बाय लाइन इस तरह से शेल्टर, यानी कि आपके क्रिएट करो पूरा शेल्टर, लाइन बाय लाइन आपका क्या करो, ट्री को लगाते जाओ, एक शेल्टर वेल्ट तैयार करो, जिसके कारण से क्या होंगे, आपके सॉइल को इरोजन को रोका जा सकता है। दीज शेल्टर्स बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न एरिया। इसके कारण से क्या होता है, जो सैंड ड्यून्स, जो सैंड के आपके टीले जो हवा उठती है ना सैंड की जो होते हैं, वो सारे को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जो कि डेजर्ट एरिया में ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं वेस्टर्न इंडिया में। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे से आपका क्या था, आपका सॉइल का कंजर्वेशन है। आप इस तरह के फिगर या फार्मिंग प्रोसेस भी देख सकते हो गूगल पे सर्च करके, व्हाट इज़, कैसे आपका स्ट्रीट फार्मिंग होता है, आपके टेरेस फार्मिंग होता है, शेल्टर वेल्ट होता है। मेरे पास पिक्चर तो है नहीं अभी फ़िलहाल, सो आप लोग गूगल करके देख सकते हो, तो उसमें से और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आज की वीडियो तो कंप्लीट होती है एंड इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो इस चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इस चैप्टर के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊँगी। सो अभी आपके लिए इतना ही है। बाय, हैव अ नाइस डे।